भारत में महिलाएं आज बहुत अलग अलग सेक्टर्स में, मिनिस्ट्रीज़ में, एमएनसी कंपनीज़ में, इंडियन कंपनीज़ में, हर जगह पे बहुत आगे रह के उन सेक्टर्स को, उन कंपनीज़ को, उन मिनिस्ट्रीज़ को और अल्टीमेटली कंट्री को लीड कर रही है। क्या मैं ये गलत बोल रहा हूँ? नहीं ना। आजकल का ये ज़माना पूरा समानता का ज़माना है। हर जगह पे महिलाएं लीड कर रही है अपने कंट्री को, बहुत इम्पोर्टेंट सेक्टर्स में, बहुत सेंसिटिव सेक्टर्स में भी, जहाँ पे आज तक कभी महिलाएं नहीं देखी गई थी। फॉर एग्जांपल आर्मी या ऐसे कुछ सेंसिटिव जो एरियाज़ है जहाँ पे अक्सर पुरुष लोग ही यानी आदमी लोग ही हमेशा वहाँ पे होते थे, वहाँ पर भी अब महिलाएं काम कर रही है। तो अगर ये इतनी समानता, इतने अच्छे तरीके से लीड कर रही है महिलाएं, तो फिर इन्वेस्टमेंट में उतनी ही लीड क्यों नहीं कर रही है? ये सवाल हमारे मन में आ रहा है। महिलाओं के नाम से इन्वेस्टमेंट्स कम होते हैं। हाँ, हस्बैंड्स महिलाओं के नाम से इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, लेकिन कितना? महिलाओं के नाम से खुद महिलाएं भी कम इन्वेस्टमेंट्स करती है। पिताजी भी महिलाओं के या बेटियों के नाम से थोड़े से कम ही इन्वेस्टमेंट्स करते। होता है, भारतवर्ष में ये होता आया है। अब थोड़ा थोड़ा ये पिक्चर बदल रहा है, लेकिन हम चाहते हैं ये पिक्चर बदलने का जो स्पीड है ना, ये थोड़ा सा और बढ़ जाए। और इसी के बारे में, इन्हीं महिलाओं के इन्वेस्टमेंट्स के बारे में कि महिलाएं कैसे, किस तरीके से इन्वेस्टमेंट्स कर सकती है, कौन सी सिचुएशन में कौन सी महिला क्या टाइप से इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं, कैसे फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकते हैं, इसी के बारे में आज हम इन्वेस्टमेंट फंडा चैनल पर बात करेंगे। लेकिन आगे जाने से पहले, आप अगर आज इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फिर आगे ये सारे वीडियोज़ लाइक और शेयर कर दीजिएगा प्लीज़। तो फिर अब चलिए देखते हैं कि महिलाएं क्या कर सकती है इस फाइनेंशियल सेक्टर में खुद की एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए। अक्सर ये देखा गया है, जब हम लोग इन्वेस्टमेंट अवेयरनेस प्रोग्राम्स करते हैं या फिर कई जगह पे लोगों को हमेशा मिलते रहते हैं, हम लोग उनके घर पे जाते हैं या कहीं पे भी उनसे मिलते रहते हैं, वहाँ पे उनके साथ तो बात होती है, लेकिन उनके घर पे जो महिलाएं हैं उनके बारे में भी बात होती है कि उनके नाम से या उनके लिए क्या इन्वेस्टमेंट्स किए जा सकते हैं। आजकल ये लोग सोच रहे हैं, थोड़ा थोड़ा होना भी शुरू हुआ है, लेकिन ऐसे कुछ सिचुएशंस होते हैं कि जहाँ पे हम चाहते हैं कि महिलाएं खुद होके डिसीजंस ले। हमने देखा है कि महिलाएं भी आजकल हर एक हाउस होल्ड में कमा रही है, वो कमाती भी है और घर भी संभालती है। आजकल हर एक अनमैरिड लड़की अपना करियर पहले बना रही है, कमाना शुरू करते थे, फिर बाद में शादी वगैरह जो भी बाद में उनके फाइनेंशियल प्लानिंग्स होते हैं वो अलग बात है, लेकिन महिलाएं कमा रही है। प्रॉब्लम कहाँ पर है कि वो महिलाएं जो पैसा कमा रही है, तो वो जो कमाया हुआ पैसा है उसका एग्जैक्टली फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे करे, उनका जो एक्सपोजर उसके लिए है वो थोड़ा सा कम है। चलिए आज वो बढ़ाने की कोशिश करते हैं। कुछ सिचुएशंस होते हैं कि एग्जांपल लेते हैं, कोई महिला है जिसकी अभी तक शादी नहीं हुई है, बैचलर है, लेकिन वो कमा रही है। अब ऐसे मौके पे उनके फर्स्ट ऑफ ऑल खर्चे बहुत कम होते हैं, घर पे उनके पेरेंट्स कमा रहे होते हैं, तो इनके खर्चे बहुत कम होते हैं। माइट पॉसिबल ये किसी दूसरी सिटी में जाके नौकरी कर रही है या फिर वो कहीं पे बिजनेस कर रही है, लेकिन वहाँ पे कंपैरेटिवली उनके खर्चे बहुत ही कम होते हैं। तो ऐसे मौके पे उनके सेविंग्स बहुत अच्छे होते हैं, तो वो या तो बैंक में रिकरिंग डिपॉजिट शुरू कर सकती है या फिर म्यूचुअल फंड में वो एसआईपी शुरू कर सकती है। जैसे जैसे उनका पैसा अगर बचता जा रहा है, कुछ ज़्यादा बचता जा रहा है, तो वो एफडी कर सकते हैं या फिर लमसम इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड में कर सकते हैं। एंड वहाँ पे सबसे पहले तो वो अपना एक एक्सीडेंट इंश्योरेंस वो निकाल सकते हैं, ताकि अगर कभी कुछ, भगवान न करे कुछ हो जाए, लेकिन कुछ अगर एक्सीडेंट वगैरह या कुछ हॉस्पिटलाइजेशन हुआ, एक मेडिक्लेम अगर उन्होंने निकाला हुआ है, तो फिर अगर कुछ हॉस्पिटलाइजेशन हो जाता है तो उनके पेरेंट्स पर वो बोझ फाइनेंशियली नहीं आएगा और इनके एंड पर ही वो फाइनेंशियल जो सारी मैटर्स है, हॉस्पिटलाइजेशन या एक्सीडेंट की वजह से आगे आने वाले जो चैलेंजेस है वो वहीं पे वो हैंडल कर पाए।
तो इसके लिए वो एक एज ऐसा होता है शादी के पहले का कि जहाँ पे अच्छे खासे सेविंग्स हो सकते हैं और अच्छे तरीके से फाइनेंशियल प्लानिंग वो वहीं से शुरू कर सकते हैं और वहीं से वो एक रूट्स शुरू कर सकते हैं अपने फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट के कि जो उनको रिटायरमेंट में काम आएंगे। अब बात करते हैं ऐसी लेडी की जो मैरिड है और कमा रही है। मैरिड लेडी है, बच्चे अभी तक नहीं है और कमा रही है, वहाँ पर भी अच्छे खासे वहाँ पे सेविंग्स हो सकते हैं क्योंकि हस्बैंड्स जनरली उनको लोड नहीं देते कि चलो अब आपकी शादी हुई है, अब अपनी शादी हुई है तो आधा खर्चा घर का आप करो, आधा मैं करूँगा, ऐसा जनरली नहीं होता है। हस्बैंड्स आर वेरी केयरिंग। जब तक बच्चे नहीं होते तब तक वो बोलते कि वाइफ को बोलते कि भाई आपकी जो इनकम है वो आप बाजू में एज अ सेविंग्स में आप रख दो। तो ऐसे टाइम पे सेविंग्स में रख दो, इसका मतलब ये नहीं कि आप सेविंग्स अकाउंट में वो पैसा रखोगे, आप उसकी एफडी कर सकते हो, आरडी कर सकते हो, जैसे मैंने अभी एक बताया था एसआईपी कर सकते हैं म्यूचुअल फंड में। एसआईपी के अलावा आप लमसम इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें करते टाइम आप सबसे पहले तो एक इंश्योरेंस, आप लाइफ इंश्योरेंस खरीदिए और उसमें आप अपने हस्बैंड को नॉमिनी कर दीजिए। अब ये आप छोटी उम्र में अगर आप ये इंश्योरेंस निकालते हैं तो प्रीमियम भी कम आता है, कवर भी अच्छा मिलता है और वही प्रीमियम हमेशा के लिए वो पॉलिसी मैच्योर होने तक रहता है। उसके साथ साथ आप एक मेडिक्लेम खुद का अगर है तो ठीक है, अदरवाइज़ हस्बैंड के मेडिक्लेम में खुद का नाम ऐड कर दीजिए, खर्चा वहीं से प्रीमियम निकल जाएगा हस्बैंड के यहाँ से। और आपकी खुद की एक आप कमा रही है इसलिए आपकी खुद की एक एक्सीडेंटल पॉलिसी होना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं वो आत्मनिर्भरता तो होनी चाहिए कि अगर कुछ हॉस्पिटलाइजेशन बड़ा हुआ तो अपने जो बाकी के लोग हैं यानी पेरेंट्स या हस्बैंड उन पे लोड न आए, क्योंकि हस्बैंड क्या क्या देखेंगे, घर भी चलाना है, बाकी अगर कुछ बड़े एसेट्स क्रिएट कर रहे हैं, घर खरीद रहे हैं, गाड़ी खरीद रहे हैं, उसके भी ईएमआईज चल रहे हैं, तो एटलीस्ट जितना हो सके सस्ते में आता है ये प्रीमियम एक्सीडेंट इंश्योरेंस का। एक एक्सीडेंट इंश्योरेंस खुद निकाल के रखे, खुद के प्रोबेबल बैड एडवर्स वर्स्ट फाइनेंशियल सिचुएशन के लिए का ये बंदोबस्त होता है। अब एक सिचुएशन ऐसे होती है कि मैरिड वुमन है लेकिन वो कमा नहीं रही है। अब यहाँ पे ऐसा मत समझिए कि उनका इनकम नहीं होता, सबको पता है कहीं ना कहीं जो उनके घर खर्चे के लिए जो पैसे मिलते रहते हैं उनको, तो उसमें से छोटा छोटा सेविंग्स चलता रहता है। कई जगह पे तो किटी पार्टीज यानी उसको कई जगह पे भिशी भी बोलते हैं, तो वहाँ पे उनका पैसा सेव होता रहता है। अब किटी पार्टीज़ में जो पैसा सेव होता है तो वो उनके पर्सनल खर्चे के लिए वो कभी कभी यूज़ कर सकते हैं या फिर बच्चों के लिए वो पैसा खर्च कर सकते हैं, बच्चों के एजुकेशन के लिए, या फिर हर एक छोटी चीज़ के लिए हस्बैंड को पैसा नहीं मांगना पड़े, इसलिए वो छोटा उनका वो घर के खर्चे से सेविंग्स चलता रहता है। तो अपने खुद के जो छोटे खर्चे हैं वो वहाँ पे उनके चलते रहे, ये उसके पीछे का एक उनका पर्पज़ होता है। अब यहाँ पे वो क्या कर सकते हैं कि या तो रिकरिंग डिपॉजिट में अपने सेविंग्स शुरू कर सकते हैं, या फिर म्यूचुअल फंड की एक छोटी सी एसआईपी शुरू कर सकते हैं, या फिर जो भीशी है उसका जो पैसा आता है तो वो इन्वेस्ट करके रखे, या फिर थोड़ा अपना खर्चा करे, थोड़ा सा पैसा वो इन्वेस्ट करके रख सकते हैं। लेकिन ये मत समझिए कि वो औरतें बिल्कुल सेविंग्स नहीं कर सकती। हमारे पास ऐसे कई इन्वेस्टर्स हैं कि जिनके हस्बैंड को पता भी नहीं, लेकिन ये औरतें बहुत अच्छे तरीके से सेविंग्स करती रहती है म्यूचुअल फंड और एफडीज में। कई बार ऐसी सिचुएशन आती है कि कोई एक लेडी है जिनका डिवोर्स हुआ है, अब वो अकेली है, या फिर हस्बैंड की डेथ हुई है और फिर वो अकेली है। अगर डिवोर्स हुआ है और अगर उनके डिवोर्स के टाइम पे अगर कुछ उनको पैसे मिले हैं हस्बैंड की तरफ से, उसका अच्छा फाइनेंशियल मैनेजमेंट हो सकता है। आपके अच्छे कोई दोस्त या आपके पेरेंट्स या फिर आप किसी फाइनेंशियल एडवाइज़र को मिलिए, फिर वो आपको गाइड करेंगे कि वो पैसे का अच्छा उपयोग आपके फ्यूचर के लिए किस तरीके से किया जा सकता है। अगर सपोज़ डेथ हुई है हस्बैंड की और बच्चे भी हैं आपको, तो थोड़ा सा मैटर सेंसिटिव हो जाता है, क्योंकि अब यहाँ पे घर भी आपको संभालना है, यानी घर के लिए डे टू डे एक्सपेंसेस के लिए इनकम भी आपको जनरेट करना है। आपके बच्चों का जो एजुकेशन है, फ्यूचर है, हायर एजुकेशन है, उसके लिए भी पैसा आप ही को खड़ा करना है। आपके मेडिकेशन, फैमिली के मेडिकेशन के लिए, मेडिकल इमरजेंसीज के लिए पैसा खड़ा करना है।
ये और रिटायरमेंट के लिए भी खुद के पैसा खड़ा करना है। अब ये सारी खींचातानी में आप छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट जैसे जैसे हो जाए वैसे वैसे करें। छोटे छोटे अमाउंट की एफडी शुरू कर दीजिए, छोटे छोटे अमाउंट का म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट शुरू कर दीजिए, भले वो लमसम हो या फिर एसआईपी या फिर रिकरिंग डिपॉजिट हो। लेकिन इसके साथ साथ सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, आप एक खुद का अच्छा लाइफ इंश्योरेंस पहले निकाल के रखें, ताकि आपके अगर आपको भी भगवान न करे आप हमेशा स्वस्थ रहे, लेकिन अगर कुछ हो जाता है तो फिर बच्चों को प्रॉब्लम नहीं आएगा। जिन बच्चों से हम इतना प्यार करते हैं, अगर अपने जाने के बाद वो सफ़र करेंगे तो ये प्यार का कुछ मतलब ही नहीं बना। तो फिर पहले तो उनका बंदोबस्त करेंगे, एक अच्छा खासा एक जैसे हो सके मंथली मोड पर लाइफ इंश्योरेंस आप खरीद लें। उसके बाद एक छोटा सा मेडिक्लेम की पॉलिसी आप खरीद लें। मेडिक्लेम की पॉलिसी अब ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा प्रीमियम आएगा, उसमें भी बहुत सारे टाइप्स है। हमारे मेडिक्लेम के पॉलिसीज़ में हमने वो टाइप्स हमने कवर किए हुए हैं। तो वो मेडिक्लेम निकाल के रखें, ताकि ऐसे जगह पे हम लोग बंदोबस्त कर रहे हैं जहाँ पे आपका लमसम बड़ा पैसा खर्च हो सकता है। तो लाइफ इंश्योरेंस, मेडिक्लेम, एक्सीडेंट इंश्योरेंस, ये 3 चीज़ें सबसे पहले करके रखिए, सो दैट आपके बच्चों के लिए या आपके घर के लिए जो आपने पैसा बाजू में रखा है वो ऐसी चीज़ों के लिए खर्च ना हो। और फिर उसके बाद छोटे छोटे सेविंग्स शुरू कर सकते हैं। सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप आराम से हो सकती है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको ज़रूरत है तो वो किसी अच्छे फाइनेंशियल एडवाइज़र को मिलने की। एक और लाइफ स्टेज होती है रिटायरमेंट की, यानी आप काम कर रहे हैं, शादीशुदा है, नहीं है, डिवोर्स्ड है, हस्बैंड डेथ हुई है, हस्बैंड जिंदा है, कुछ भी सिचुएशन हो सकती है, लेकिन आप रिटायरमेंट की एज की तरफ आप पहुंच गए हो, या फिर आप रिटायर हो गए हो। अब वो लमसम पैसा जो आपको उस जॉब से मिलने वाला है उसका क्या करें। उसके लिए बहुत अच्छे ऑप्शंस अवेलेबल है, बहुत सारे हैं। लेकिन अगेन सेम, किसी अच्छे फाइनेंशियल प्लानिंग करने वाले इंसान से, एडवाइज़र से मिलिए, वो आपको अच्छे तरीके से ये आपको प्लानिंग करवा के दे सकते हैं। लेकिन बहुत बढ़िया प्लानिंग हो सकता है। अब ये जो फाइनेंशियल जो प्लानिंग होता है औरतों का, ये गोल बेस्ड होना चाहिए। यानी एक कोई गोल होगा कि आपको बच्चों का एजुकेशन, ये गोल हो सकता है, खुद के रिटायरमेंट गोल हो सकता है, फिर एक एसेट क्रिएशन एक गोल हो सकता है, रेगुलर डे टू डे घर के खर्चे चलाने के लिए गोल हो सकता है, कुछ एक मेडिकल इमरजेंसीज का बंदोबस्त करने के लिए गोल हो सकता है। सो जो भी है गोल बेस्ड आपका फाइनेंशियल प्लानिंग होना चाहिए। उसके लिए आपको मॉडर्न अप्रोच भी अपनाना पड़ेगा। यानी सिर्फ ट्रेडिशनली एफडी ही करे या पोस्ट में ही जाए या फिर आरडी ही करे, ऐसा नहीं है। आज शेयर मार्केट अवेलेबल है, म्यूचुअल फंड्स अवेलेबल है, कॉरपोरेट एफडीज़ है, जो प्राइवेट एफडीज़ है वो अवेलेबल है, बॉन्ड्स, एनसीडीज़ है, ये बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स आज अवेलेबल है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं पोस्ट या बैंक के खिलाफ हूँ, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। मैं सिर्फ बोल रहा हूँ कि अब स्कोप बढ़ गया है। पुराने ज़माने में गिने चुने ऑप्शंस थे, अब बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। कई सारे लुक्रेटिव ऑप्शंस भी आपको मार्केट में मिलेंगे। यानी कुछ लोग बोलेंगे आप मुझे इतना पैसा दे दो, फिर मैं आपको इतना रिटर्न हर महीना दूंगा, हमारी ये कंपनी है, ये रजिस्टर्ड है। रिस्क उतनी ही ज़्यादा होती है वहाँ पे। अगर आपको रिस्क नहीं लेनी है तो ऐसे प्रोमिसेस के पीछे मत भागिए। आपको जो फाइनेंशियल एडवाइज़र बताए, या फिर आपके जो रिश्तेदार है, या आपके पेरेंट्स हैं, आपके जो बच्चे हैं, जो अब उस टाइम पे तो बड़े हो गए होंगे जब आप रिटायर हो रहे हो, तो उनकी सलाह लेके ही आप डिसीजन लें। लेकिन अगर फाइनेंशियल सेक्टर में आपके पास कोई एक्सपर्ट नहीं है तो प्लीज़ फाइनेंशियल एडवाइज़र से ही मिलिए, वो आपको अच्छे तरीके से फाइनेंशियली गाइड कर सकते हैं। अब ये जो सारे आप मॉडर्न अप्रोचेस लेते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, तो ये रेगुलरली आपने रिव्यू करते रहने चाहिए। यानी रेगुलरली इनको आपने देखना चाहिए कि हाँ ओके, आपने ये टाइम के लिए ये फाइनेंशियल गोल रखा था, तो अब इसका क्या पोजीशन है, इसकी क्या इन्वेस्टमेंट की वैल्यू हुई है, अब यहाँ पे कुछ चेंजेस चाहिए क्या, उसका रिव्यू होना बहुत ज़रूरी है। ये मत समझिए कि आप वुमन है, आप औरत है, तो आपको फाइनेंशियल प्लानिंग की ज़रूरत नहीं है, ऐसा मत समझिए। आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, उतनी ही ज़रूरत है जितनी आदमियों को होती है, जितने आपके हस्बैंड्स हैं, पिताजी या भाई होते हैं, या आपके बेटे होते हैं, उनको जितनी ज़रूरत है उतनी ही ज़रूरत आपको भी फाइनेंशियल प्लानिंग की होती है।
तो मैं इस वीडियो से ये आपसे अपील करना चाहता हूँ कि आप प्लीज़ अपना फाइनेंशियल प्लानिंग करना शुरू कीजिए। ये मत सोचिए कि आपके पास बहुत थोड़ा पैसा है या बहुत बड़ा पैसा है या आपके पास इनकम का कोई सोर्स नहीं है, आप कमा नहीं रहे, ये मत सोचिए। आप पहले ये तो सोचिए कि आपको फाइनेंशियल प्लानिंग करना है, फिर बाद में हम जैसे लोग आपको गाइड करने के लिए बैठे हैं। आपकी वेल्थ क्रिएशन वहाँ से भी हम लोग शुरू कर सकते हैं। शुरुआत तो कीजिए। तो मुझे उम्मीद है आज कहीं ना कहीं एक छोटी सी उम्मीद की किरण आपके मन में जागी होगी और आप अब शुरू कर देंगे फाइनेंशियल प्लानिंग का सोचने के लिए। अब अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपकी जैसे ही बहनों के लिए, आपकी जैसे औरतों के लिए और काम आएगा, तो आप प्लीज़ ये वीडियो अभी इसको लाइक करके इसको शेयर कर दीजिए उनको, और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए अगर आज आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो। अब मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना प्लीज़ ख्याल रखिएगा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।